लॉज ऑफ मोशन में तीनों लॉज के स्टेटमेंट विद एग्जांपल आपको आने चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आपके ज्यादा नंबर आए या कम आए? तो आपका जवाब होगा ऑब्वियसली ज्यादा नंबर आए। आपके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, टीचर्स भी यही चाहते हैं आपके अच्छे मार्क्स आए। रॉकेट प्रोपल्शन में कौन सा लॉ काम करता है, जेट प्रोपल्शन में कौन सा लॉ काम करता है। मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं NIOS में, कॉपी चेकर कह रहा है भाई हम नंबर देने को तो तैयार है पर कुछ लिखे तो सही, बच्चे कॉपी खाली छोड़ कर आ जाते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है आपके NIOS बोर्ड का जो एग्जाम बिल्कुल सर पे आ गया है, तो उसके लिए फाइनल टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें रिवीजन, फाइनल रिवीजन कैसे करना है वो मैं डिस्कस करूंगा। बाइफर्केशन क्या रहेगा आपके सिलेबस का, क्या किस तरह से कौन कौन से टॉपिक्स किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, क्वेश्चन पेपर डिजाइन उसको हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। एक जो सैंपल पेपर इशू किया है NIOS में उसकी बात हम करेंगे। पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी, एग्जाम की स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए उसकी बात करेंगे। उसके अलावा राइटिंग स्किल्स, जिससे कि आप हाईएस्ट अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर इसमें बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट फॉर अप्रैल अटेम्प्ट 2026। तो बच्चों, ये जो बाइफर्केशन है सिलेबस का, इससे शुरू करें अगर तो TMA 40% है, पब्लिक एग्जामिनेशन 60% है। हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एग्जामिनेशन की। TMA आपने अटेम्प्ट किया होगा घर पर, और जो मॉड्यूल के नाम यहाँ पर हैं चैप्टर वाइज, जैसे फोर्स एंड एनर्जी, इसमें 2 चैप्टर हैं, लेसन 3 एंड लेसन 6, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी एंड पावर। बच्चों, इसमें से 5 नंबर का सवाल भी बनता है, 3 नंबर का सवाल भी आपका बनता है, डेरिवेशन बेस्ड, डायग्राम बेस्ड। सो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिन पर ये क्वेश्चन बनता है? तो लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक बनते हैं आपके NIOS में। CBSE जैसा नहीं है, कुछ भी टिपिकल नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। तो लॉज ऑफ मोशन में तीनों लॉज के स्टेटमेंट विद एग्जांपल आपको आने चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है। वर्क एनर्जी पावर में वर्क एनर्जी थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, और उसके अलावा वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें अंडर वेरिएबल फोर्स, अंडर कांस्टेंट फोर्स, ये आपको आना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स लेसन 9 पे अगर हम चलते हैं तो फ्लूइड्स की स्टैटिक्स, फ्लूइड्स की डायनामिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल होता है और उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। तो अच्छा, सरफेस टेंशन, वो थोड़ी सी उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स, वो अगर आते हैं तो आपसे सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो तैयार करके जाएं। थर्मोडायनेमिक्स में प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीट्री है, वेरियस टेम्परेचर स्केल्स हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, ये जो प्रोसेसेस हैं इसमें ग्राफ कैसा होता है आपको पहचानना आना चाहिए। आइसोकोरिक यानी कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक, इन सब के ग्राफ्स वगैरह आपको तैयार करके जाने हैं, वो ग्राफ पूछे जाते हैं। चैप्टर 14 में वेव फिनोमेना, बच्चों इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, बेसिक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि वेव जो है एनर्जी भी ट्रांसफर करती है, मोमेंटम भी ट्रांसफर करती है, तो क्या पार्टिकल का एक्चुअल ट्रांसफर होता है? तो बेसिक क्वेश्चन है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन है, ट्रांसवर्स वेव मोशन है, साउंड और लाइट का कंपैरिजन है, तो वो, और इक्वेशन अगर आपको दी हुई है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, तो वहां से आपको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड वगैरह निकालना आना चाहिए। प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है ये आना चाहिए। फिर इसमें बात करेंगे हम अगला इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। बच्चों यहाँ फिर से 5 नंबर वाला सवाल बनता है इस यूनिट से, क्योंकि इसका वेटेज हाई है। वेटेज भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो लेसन 15 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल के डेरिवेशन यहाँ से पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन आता है कूलम्स लॉ पर, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर में चार्ज को डबल कर दिया, डिस्टेंस को आधा कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या चेंज आने वाला है वो आपको आना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में कैपेसिटर बेस्ड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आपको क्वेश्चन मिलता है, बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक, वो आपको तैयार करना है। लेसन 17 इलेक्ट्रिक करंट है, वहां पर ओम्स लॉ है, उसके ग्राफ्स हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह है, तो ये पूरा आइडिया आपको होना चाहिए। मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। लेसन 18 मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहां से 5 नंबर वाले क्वेश्चन डायरेक्ट बने हैं आपके इसमें पेपर में NIOS में। तो 2 तार अगर
करंट उसमें फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन होगा। वो फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना, प्लस इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है। 5 नंबर में आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, तो वो फंडामेंटल्स आपको तैयार करके चलना है। EMI AC से क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशनल EMF हो गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर का डेरिवेशन हो गया। अच्छा, एडी करंट्स उसका कंसेप्ट हो गया। ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी देखने को मिल रहा है, थ्योरेटिकल भी देखने को मिल रहा है, अच्छे से आपको आना चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट में LCR सीरीज सर्किट हो गया, उसके ग्राफ्स हो गए, फेजर डायग्राम हो गया, ये सब प्रिपेयर करके जाना है। फिर लेसन 21 एंड 22 हम आ गए ऑप्टिक्स में बच्चों। तो डिस्पर्शन यानी बिना किसी ब्रेक के हर अटेम्प्ट में आपसे डिस्पर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेंस पर अगर व्हाइट लाइट डाल दी तो कौन सा कलर पास में फोकस होगा, कौन सा दूर फोकस होगा। तो रेड दूर फोकस होता है, उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। वॉयलेट सबसे पास में फोकस होता है। अगर वॉयलेट ऑप्शन में नहीं है तो हम ब्लू को आंसर बनाएंगे। प्रिज्म पर लाइट डाली, सबसे कम डेविएट कौन सा होगा, सबसे कम रेड डेविएट होता है, सबसे ज्यादा वॉयलेट डेविएट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए डिस्पर्शन को लेकर। और स्कैटरिंग में आपको रमन स्कैटरिंग का पूरा आइडिया होना चाहिए बच्चों। CBSE सिलेबस में नहीं है, बाकी स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, पर NIOS के सिलेबस में रमन स्कैटरिंग है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। जो भारतीय वैज्ञानिक CV रमन ने स्कैटरिंग को स्टडी किया, उसके लिए क्राइटेरिया दिया, उसका पूरा आइडिया होना चाहिए, उस पर क्वेश्चन आते हैं। देन वेव फिनोमिना एंड लाइट, इसमें वेव ऑप्टिक्स का पूरा पार्ट आ गया। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, तो इंटरफेरेंस पे यंग्स डबल स्लिट पर न्यूमेरिकल भी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, कंडीशन पूछी गई है, कब डार्क फ्रिंज बनेगी, कब ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ये हमें तैयार करके जाना है। डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है, तो बेसिक क्वेश्चन है, यानी कुछ भी डेप्थ में नहीं पूछा जाता है। जो आप देखेंगे सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं NIOS के बुक्स में, वो आप तैयार कर सकते हैं। और PYQ रिपीट होते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट आते हैं लेसन 24 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। यहां से लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड सीरीज पर क्वेश्चन, एटम का जो साइज है उसको लेकर आगे जाएंगे। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियस का साइज भी आएगा। अच्छा, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिलता है लैम्डा इक्वल टू h/p पर बेस्ड। नेक्स्ट L26 यानी लेसन 26, 27 न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, मैच द कॉलम, ये सब प्रिपेयर होते हैं। तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अल्फा, बीटा, गामा, पेनिट्रेटिंग पावर का आइडिया आपको होना चाहिए। अल्फा की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे कम होती है, आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, गामा की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, वगैरह वगैरह। लेसन 28, 29 की अगर बात करेंगे बच्चों, यहाँ से फिर 5 नंबर वाला सवाल आपको मिलता है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी इसका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि टोटल 10 नंबर के सवाल यहाँ से आने वाले हैं आपके पेपर में। तो सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टिंग डिवाइसेस, इसमें आपको पूरा अच्छे से तैयार करना है। PN जंक्शन डायोड को, उसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व हर साल पूछे जाते हैं, ग्राफ, और रेक्टिफायर आपको तैयार करना है। अच्छा, ट्रांजिस्टर के सिंबल्स वगैरह बनाने आने चाहिए। लॉजिक गेट्स पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है लॉजिक गेट्स में। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। ये सारी प्रिपरेशन आपको आपके सिलेबस में करनी है। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन पेपर का डिजाइन आपका क्या रहने वाला है। तो यूं समझ लीजिए, ये 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड। तो नॉलेज बेस्ड जो डायरेक्ट आपने सीखा है, तैयार किया, जैसे स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो इसको कहेंगे नॉलेज बेस्ड। तो नॉलेज बेस्ड जो है 25% इसका वेटेज रहता है, यानी 20 नंबर के सवाल ऐसे होते हैं आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कहेंगे। अंडरस्टैंडिंग, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी चेक होगी। एप्लीकेशन में भी कुछ पार्ट न्यूमेरिकल आ जाएगा, कंसेप्चुअल पार्ट आ जाएगा। तो ये कैटेगराइजेशन अलग तरह का, जबकि अब हम लोग जो जानते हैं वो जानते हैं कि भाई न्यूमेरिकल कितने नंबर के आएंगे, थ्योरी कितने नंबर की आएगी, डेरिवेशन कितने नंबर के आएंगे, डायग्राम बेस, ग्राफ बेस, उसकी भी बात करने वाले हम इस वीडियो में आज के। तो 20 नंबर, 40 नंबर, 20 नंबर, ये कॉन्फ़िगरेशन है पेपर का डिजाइन आपका, जिसका कोड है 312। वेटेज बाय टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर हम बात कर लें तो MCQ 16, जैसे CBSE में होता है बिल्कुल ऐसा है नहीं है, इसमें 16 स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन
एक्स्ट्रा ये एडिशनल मिल गया आपको 12 सवाल, तो 24 एंड 16 मार्क्स मिलाकर 40 मार्क्स आउट ऑफ 80, 50% आपका ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है पूरा, जिसको हम सेक्शन ए में सॉल्व करते हैं। और फिर सेक्शन बी में 40 मार्क्स के लिए पूरा ये सब्जेक्टिव पार्ट है, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो 2-2 पार्ट में होंगे, 1-1 नंबर के 2 पार्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 सवाल मिल रहे हैं। 12 नंबर हो गए, 3-3 नंबर के 4 सवाल आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, इसमें इंटरनल चॉइस भी होती है, उसकी भी बात करते हैं अभी। लॉन्ग आंसर टाइप जो 5 नंबर वाले 2 सवाल होते हैं, दोनों में ही इंटरनल चॉइस होती है और लगा होता है, दोनों में से कोई एक करना होता है आपको। तो इस तरह से 43 क्वेश्चन रहेंगे 80 मार्क्स में। इंटरनल चॉइसेस कहाँ कहाँ रहने वाली है वो समझ लीजिए। 4 सवाल जो 2 नंबर के हैं उसमें आपको और लगा हुआ मिलेगा, उनमें से एक करना होगा, 2 में से एक हर और पार्ट में। फिर 2 क्वेश्चन जो 3 नंबर के हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसमें आपको फिर इंटरनल चॉइस मिलने वाली है और लगा हुआ मिलेगा। और जो 5 नंबर के दोनों सवाल हैं उसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलने वाली है। अब वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन आप जानते हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपके ज्यादा नंबर आए या कम आए? तो आपका जवाब होगा ऑब्वियसली ज्यादा नंबर आए। आपके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, टीचर्स भी यही चाहते हैं आपके अच्छे मार्क्स आए, और इवन सरकार ये चाहती है रिजल्ट अच्छा हो, मैक्सिमम बच्चे पास होकर निकले। तो बच्चों पेपर में पूछेंगे क्या, वही जो आपको आता हो, यानी एवरेज जो है और इजी जो है उसका कंटेंट देखे तो 40 + 24 यानी 64 मार्क्स आउट ऑफ 80 एवरेज और बिलो एवरेज रहने वाला है आपका। डिफिकल्टी वाले जो है परसेंटेज अब खाली 20% यानी 16 नंबर के सवाल जो थोड़ा सा अच्छा लेवल के होंगे, बाकी एवरेज और बिलो एवरेज है, यानी पेपर बड़ा आसान रहता है। मॉड्यूल वाइज ये वेटेज अगर हम देखें तो मोशन, फोर्स एंड एनर्जी 14 मार्क्स, यहाँ से 5 नंबर वाला सवाल बनता है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, थर्मल फिजिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, तीनों 6-6 नंबर के हैं। यहाँ से बच्चों 5 नंबर वाला सवाल नहीं बनाते हैं। वेटेज के हिसाब से आप समझ सकते हो इस बात को। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 16 मार्क्स, यहाँ से फिर से 5 नंबर वाला सवाल बनने के चांसेस होते हैं। ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 14 मार्क्स, यहाँ से 5 नंबर वाला बन सकता है, पर प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखने को नहीं मिला है यहाँ से 5 नंबर वाला। हाँ, 3 नंबर वाले जरूर देखने को मिले हैं मैक्सिमम यहाँ से। और फिर आता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई 8 मार्क्स, यहाँ से भी 5 नंबर वाला नहीं बनता है, 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर वाले सवाल बनते हैं बच्चों। सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड कम्युनिकेशन 10 नंबर इसका वेटेज है, यहाँ से 5 नंबर वाला सवाल बनता है। अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब एग्जाम डे की बात कर ले। आपका जो एग्जाम है फिजिक्स का बच्चों वो है 18 अप्रैल को, तो 2:30 से 5:30 बजे के बीच में, यानी इन 3 घंटों में आपको अपने एग्जाम सेंटर पर इसको पेपर को बहुत अच्छे से करके आना है विद दिस गाइडेंस जो कि यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मार्क्स एलन की तरफ से। और एलन के यूट्यूब चैनल पे ये सारी गाइडेंस हर सब्जेक्ट की हम लेकर आ रहे हैं बच्चों। और एलन की जो वेबसाइट है ln.ac.in में अगर ऑब्लिक में आप NIOS डालते हैं तो NIOS के सारे डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाते हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं बच्चों। जैसा क्वेरी रहती है जनरली बच्चों की कि कितने नंबर के डेरिवेशन आएंगे, कितने नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे, तो उसका क्या क्राइटेरिया NIOS में है उसको हम समझते हैं। तो अप्रैल 2026 सैंपल पेपर इसके लिए इशू किया NIOS ने, उसका एनालिसिस अगर हम करते हैं तो बच्चों उसमें न्यूमेरिकल हैं 13 नंबर के, यानी आउट ऑफ 80 देखेंगे तो 16.25% है। कंसेप्चुअल जो है वो 16 नंबर के हैं, यानी आउट ऑफ 80 20% जो है कंसेप्चुअल है। डेरिवेशन जो है 15 नंबर के हैं 19%। थ्योरी 13 मार्क्स की है 16.25%। ग्राफ्स एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन 14 मार्क्स के हैं 17.5%। एंड लास्ट डेफिनेशन इन यूनिट्स आपसे जो पूछी जाती हैं, यानी यूनिट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं यूनिट बेस्ड कि इस मैच द कॉलम में डाल देते हैं इस क्वांटिटी की यूनिट ये, इस क्वांटिटी की यूनिट ये। जैसे मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, तो उसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर होगी, न्यूटन पर कूलम होगी। पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो होगी वो न्यूटन पर कूलम के साथ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा या वोल्ट इंटू मीटर होगा। तो ये समझना है आपको। तो यूनिट्स पे क्वेश्चन आते हैं। डायमेंशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, हालांकि डायमेंशन TMA में है पर परफेक्ट नहीं होता ये परफेक्टली, डायमेंशन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो 9 नंबर 11%। अब प्रीवियस रिकॉर्ड अगर हम देखें,
पिछला पेपर देखें अप्रैल 2025 में जो पूछा गया, तो उसमें बच्चों 24 मार्क्स के न्यूमेरिकल थे, यानी 30% न्यूमेरिकल्स थे। हालांकि न्यूमेरिकल आसान थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज पुट की, आपका आंसर आ रहा है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 24 नंबर आपके न्यूमेरिकल के, कंसेप्चुअल 13 मार्क्स के थे 16.25%, डेरिवेशन 12 नंबर के थे, थ्योरी 20 नंबर की थी, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स जो है वो 7 नंबर के थे, डेफिनेशन एंड यूनिट्स 4 नंबर की थी अप्रैल 2025 अटेम्प्ट में। इससे और पीछे जाते हैं और एनालिसिस करते हैं। अक्टूबर 24 अटेम्प्ट में न्यूमेरिकल फिर से 23 नंबर के थे बच्चों, यानी न्यूमेरिकल का वेटेज हाई दिख रहा है हमें लगातार। कंसेप्चुअल 17 नंबर के थे, डेरिवेशन 8 नंबर के थे, डेरिवेशन का वेटेज कम हो गया था। थ्योरी 20 नंबर की थी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए थे 20 नंबर के आपके, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स 5 नंबर के, और डेफिनेशन एंड यूनिट्स 7 नंबर की। और पीछे चले बच्चों अप्रैल 2024 अटेम्प्ट में देखते हैं, तो फिर से न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं 24 मार्क्स, यानी न्यूमेरिकल ही सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। और ये आपके लिए आसान बात है क्योंकि सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। उसके बाद एक कंसेप्चुअल 12 नंबर के, डेरिवेशन 20 नंबर के, डेरिवेशन बढ़ गए थे अप्रैल 2024 अटेम्प्ट में। थ्योरी 13 मार्क्स की, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स 4 नंबर के, डेफिनेशन एंड यूनिट 7 नंबर के। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, बोलेंगे इतने सारी अलग अलग, थोड़ा तो वेरी कर रहा है। तो बच्चों ये वेरिएशन मिलता है NIOS में। तो ओवरऑल कंक्लूड कैसे करें हम, तो कंक्लूजन देखिए ये है कि न्यूमेरिकल आपको 13 से 24 नंबर के बीच में मिलने वाले हैं, और H मैंने इसलिए लगा दिया, हायर साइड में ही रहने वाला है, यानी ज्यादा नंबर के न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। कंसेप्चुअल आपको 12 से 17 नंबर के मिलने वाले हैं, डेरिवेशन आपको 8 से 20 नंबर के बीच मिलने वाले हैं, थ्योरी आपको 13 से 20 नंबर के बीच मिलने वाली है, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स 4 से 14 नंबर तक वेरी कर सकते हैं, और डेफिनेशन एंड यूनिट्स 4 से 9 नंबर के बीच। तो ये ओवरऑल क्राइटेरिया है, अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रैक्टिस को दिशा देनी है। 5 मार्क के क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, मेनली ये लेसन 3 एंड 6, अच्छा और लगा हुआ होता है इसलिए मैंने ऑब्लिक लगा दिया। तो लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, और वाला क्वेश्चन एक लॉज ऑफ मोशन से, दूसरा वर्क एनर्जी पावर से हो सकता है। लेसन 19, 28, 29 EMI एंड AC है, SD यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, यहां से आता है। लेसन 18, 28, 29 ये कॉम्बो आता है, मैग्नेटिज्म और सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो अकॉर्डिंगली तो ये मेनली क्या होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, और कई बार ये 5 नंबर वाले सवाल प्योरली न्यूमेरिकल भी होते हैं, तो वो आपको अकॉर्डिंगली तैयार करना है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन वो भी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल होते हैं, जनरली वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन ज्यादा देखे गए, और बाकी चैप्टर्स भी रहते हैं। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर आपका देख लेते हैं थोड़ा सा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, जो कि NIOS ने इशू किया है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो इसमें 43 क्वेश्चन है, जैसे कि पैटर्न है आपका, और 2 सेक्शन है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, इंटरनल चॉइस कहीं कहीं आपको दी हुई है। लॉग टेबल आप यूज कर सकते हैं जहां जरूरत हो, जनरली जरूरत नहीं पड़ती लॉग टेबल की। तो सेक्शन ए में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 MCQ है, 17 to 28 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के, जिनमें से सब पार्ट्स हैं, हर पार्ट 1 नंबर का है। सेक्शन बी सब्जेक्टिव पर आते हैं, तो वेरी शॉर्ट आंसर जो है 29 to 37, ये सब भी 2-2 नंबर के हैं बच्चों, जिनका आंसर लिमिट रेंज दी नहीं, यहाँ पे जो है आपकी वर्ड लिमिट है 30 to 50 वर्ड्स, तो ये आप फॉलो कर सकते हो वर्ड लिमिट इन सवालों के लिए। 38 to 41 जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनके लिए वर्ड लिमिट आपकी बढ़ जाती है, 50 to 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। 42 to 43 जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 5 नंबर वाले बच्चों, इनकी वर्ड लिमिट है 80 to 120 वर्ड्स। इंटरनल चॉइस में आपको बता चुका हूं। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया पूरा पेपर का। सैंपल देख लेते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन का लेवल का आपको आइडिया हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन ए काइट हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई, जो कि हेल्ड स्टेशनरी यानी नेट फोर्स क्या होने वाला है उसमें बच्चों, 0 न्यूटन। द मास ऑफ ए बॉडी इज 2 kg, इट्स वेट इज, तो मास और वेट में डिफरेंस होता है। मास तो चेंज नहीं होता, आप कहीं पर भी चले जाओ यूनिवर्स में, पर वेट चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ g। तो सिंपली आपको 2 को g से मल्टीप्लाई करना है, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 न्यूटन आ जाएगा। पैसेंजर इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड, ये आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, फिजिक्स एक्सपीरियंस करने की चीज है कि जब ब्रेक लगता है हम आगे चले जाते हैं, एक्सेलरेट होती है गाड़ी, पीछे झुकते हैं, गाड़ी मुड़ती है बाहर की तरफ। तो इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ काम कर रहा है, तो आपको समझ के जवाब देना है। सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे आपको आइडिया होना चाहिए। रॉकेट प्रोपल्शन में कौन सा लॉ काम करता है, जेट प्रोपल्शन में कौन सा लॉ काम करता है, बंदूक से गोली चलाई, तोप से गोला दागा, उसमें कौन सा लॉ काम करता है,
दरी को झाड़ा, आम के पेड़ से शाखा हिलाने पर आम टपक रहे हैं, कौन सा लॉ काम करता है? बहुत सिंपल सिंपल है। सेक्शन बी के क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन कैसे फॉर्म होता है पीएन जंक्शन डायोड में, कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, वो हमें बताना है। डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। ड्रॉ ए डायग्राम टू शो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर ऑब्जर्विंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। फिर इसके ग्राफ आपको खींचना आने चाहिए। ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद एनोड पोटेंशियल। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? दुनिया भर में इसी की बात हो रही है ना, युद्ध चल रहा है। तो फ्यूजन फिशन, फ्यूजन क्लीन एनर्जी देता है हमको। फ्यूजन में कोई रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता, फिशन में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्रिएट होता है। राइट एन इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन टू सपोर्ट योर आंसर। सन एंड स्टार्स में जो सोर्स एनर्जी का वो भी फ्यूजन है। स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है आपको एग्जाम के लिए बच्चों? यू शुड गो थ्रू द क्लास नोट्स जो भी आपने बनाए हों, और दोज विच यू प्रिपेयर्ड यूजिंग NIOS बुक्स, या आपने बुक में ही मार्किंग लगा रखी है तो बस वो आपको लास्ट टाइम पे देख कर जाना है, उससे फैमिलियरिटी आपकी होनी चाहिए। सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स उनको अच्छे से करके जाएं करंट सिलेबस के हिसाब से। उसके बाद आपको पिछले 2 साल के पेपर प्रैक्टिस करने, या तो आप NIOS बोर्ड की वेबसाइट देख लो, या फिर हमारे LN की वेबसाइट पर ln.ac.in के बाद ऑब्लिक में आप लगा दो NIOS, तो वहां पर आपको ये सारे पेपर अवेलेबल होंगे। इन दी एंड आपको सैंपल पेपर जो NIOS ने इशू किया है उसको अटेम्प्ट करना है, और एक पेपर आपको लिंक में भी मिल जाएगा बच्चों, प्रैक्टिस के लिए हमने बना दिया है, और इस वीडियो के लिंक में जाकर आप को टेलीग्राम चैनल का लिंक में भी मिल सकता है, वहां से आप पेपर विद सॉल्यूशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का सेट हमने दिया है। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल्स में आपको किन बात का ध्यान रखना है लिखते वक्त बच्चों? राइट ऑल द आंसर्स इन सीक्वेंस, बिल्कुल सीक्वेंस में रखो। बहुत सारी बातें तो आपको बायोलॉजी के वीडियो में मिल चुकी हैं जो डॉक्टर सौरभ वैष्णव ने बनाया था बच्चों। उसके बाद कुछ बातें और है जो मैं शेयर कर देता हूं। राइट ऑल द आंसर्स इन सीक्वेंस, बी स्पेसिफिक विद योर आंसर। सीक्वेंस में लिखना सजेस्टेड है, अगर कोई सा आपको उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा उसकी जगह छोड़कर आगे बढ़ो, और वापस जब समझ में आ जाए तो वहां लिख दो, तो बेटर रहेगा सीक्वेंस में प्रॉपर स्पेसिंग के साथ। और आंसर में आलतू फालतू की बात नहीं लिखनी है, रिलेटेड टू सब्जेक्ट ही लिखना है। अंडरलाइन द की कंसेप्ट्स, जिससे कि कॉपी चेकर को ढूंढना न पड़े, है ना। मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं NIOS में, कॉपी चेकर कह रहा है भाई हम नंबर देने को तो तैयार है पर कुछ लिखे तो सही, बच्चे कॉपी खाली छोड़ कर आ जाते हैं, ये समस्या है। तो आप लिखो, वहां पर हर चीज का नंबर है। रे डायग्राम्स और सर्किट डायग्राम जब आप बना रहे हो तो एरो उसमें होना जरूरी है कि रे किधर से किधर जा रही है, और वो DC सर्किट है तो करंट किधर से किधर जा रही है। स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू द यूनिट्स, यूनिट्स मत छोड़ के आओ, नंबर कटते हैं यूनिट नहीं लिखने के। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो ये हमेशा ध्यान रखो, यूनिट से भी कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, यूनिट का ध्यान रखना जरूरी है। क्या एग्जामिनेशन टिप्स हैं बच्चों? सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने विदाउट फेल, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, नंबर लगाकर जो भी गिवन डेटा वो लिख कर आना है। कई बार ऐसा बोनस इन केस होता है इन सब्जेक्टिव पेपर्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में कभी भी बोनस होता है तो तभी नंबर मिलता है जब आपने अटेम्प्ट किया हो, और कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेंगे अगर फॉर्मूला भी आपने लिखा है। वाइल प्लॉटिंग ग्राफ आपको ध्यान रखना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर, कौन सी वाई एक्सिस पर, विद यूनिट वहां पर लिख कर आनी है। ओरिजिन भी मार्क करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले आप गिवन डेटा लिखो, फिर वी नो दैट करके फॉर्मूला लिखो, फिर वैल्यूज पुट करो और फाइनल आंसर को ब्लॉक में बंद करके आओ। क्या सजेस्टेड टाइम फ्रेम रहेगा, कितना समय कितने किस तरह से देना है? तो क्वेश्चन नंबर 1 to 16 जो MCQ है बच्चों 30 मिनट के अंदर आपको खत्म कर लेने हैं, इससे ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अप्रॉक्सीमेट है, इसको आप चेक कर सकते हैं अपने मॉक टेस्ट के थ्रू। 17 to 28 जो है उसमें 30 मिनट्स, देन 29 to 37 50 मिनट आप यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि ये आपको काफ़ी क्वेश्चन सोचना भी पड़ेगा। यहाँ पर सब्जेक्टिव पार्ट पे हम आ गए हैं। देन 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है 38 to 41 वहाँ पे 40 मिनट में आपको उनको खत्म करना है, और लास्ट 2 सवाल आपको 15 मिनट में खत्म करने जो 5-5 नंबर के हैं। और इसके बाद भी आपके पास 15 मिनट बच जाएंगे बच्चों। उन 15 मिनट में आप ये पूरा रिवाइज कर लो, पूरा चेक कर लो एक बार पेपर, तो सॉलिड हो जाएगा पूरा।
तो बच्चों ये स्ट्रेटेजी, तो बेस्ट ऑफ लक है आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छा पेपर, बहुत अच्छे से शांति से करके आए, बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं NIOS के इस एग्जाम में। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। थैंक यू।